नमस्कार बच्चों, किसने इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 12वां पढ़ने जा रहे। इसका शीर्षक है जन्म बाधा। जन्म बाधा इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। चलिए बच्चों, पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 12वां, जन्म बाधा। जन्म बाधा का अर्थ होता है कि जन्म से ही बंधे हुए। इस पाठ के शीर्षक पर हम इस बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम पाठ को समझ लेते हैं। पाठ के अंत तक आपको इस पाठ का शीर्षक भी समझ में आ जाएगा। बबलू ने ही यह लीड फेंकी होगी। झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी। अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई कि फेंक दी। ऐसे ही फिजूल खर्चों पर पापा नाराज होते हैं। खैर जाने दो, अपना तो काम ही बना। कागज और लिफाफा पप्पा के झोले से निकाल ही चुकी हूँ। उनको पता नहीं चला, नहीं तो जरूर पूछते। अब जल्दी लिख लेना है मुझे, देर करूंगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी माँ की आंख लगी है, कुछ देर तो नहीं ही जगेगी। छोटकी भी माँ का दूध चूसते चूसते सो गई है। वह अगर जाग गई तो आफत है, उसे लादे फिरना होगा। क्या लिखूं, कैसे शुरू किया जाता है? अच्छा लिख देते हो। प्यारे प्रधान, यह प्यारे व्यारे क्या लिखना? वह कोई बच्चे थोड़ी है जो तब परम प में कौन सा लगेगा, बड़ा या छोटा? माँ को जगा कर पूछूं, उसे भी आता होगा। और यह उसके मन में प्रश्न आता है, और वह जग गई तो लिखना ही नहीं होगा। लिख देती हूँ कुछ भी। तो बच्चों, हमने अब तक कहानी का एक पेज पढ़ लिया है। तो ये कहानी की जो शुरुआत है उससे हमें क्या अंदाजा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? कहानी की शुरुआत जो है एक छोटी बच्ची के माध्यम से हुआ है, जिसका नाम इस कहानी में गुड्डी है। अब यहाँ पर देखो, कहानी की शुरुआत में वो क्या कह रही है कि बबलू ने ही यह लीड फेंकी होगी। अब यहाँ पर उसके भाई का नाम है बबलू। अब गुड्डी जो है वह एक छोटी लड़की है जो अपने घर में उसे झाड़ू लगाते समय खाट के नीचे एक लीड मिलती है जो खत्म नहीं हुई थी, फिर भी उसके भाई ने वहां पर फेंक दी थी। तो इस प्रकार के जो फिजूल खर्चे हैं वो उसे पापा नाराज हो जाते हैं। यह बात वो यहाँ पर समझा रही है। अब देखिए कितनी छोटी उम्र में उसे यह बात समझ में आ रही है। अब देखिए अपने भाई की इस हरकत पर उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि अभी जो लीड है, अर्थात शाई पेन का जो हम शाई यूज करते हैं उसके रिफिल होते हैं, उसे हम लीड भी कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें उसके द्वारा ये पता चल रहा है कि उसने भाई के द्वारा जो लीड फेंकी थी वो उठाकर रख दिए है। और फिर उसने यह भी कहा है कि उसे अपना काम बन गया। और फिर पापा के झोले से उसने एक कागज और लिफाफा निकाल लिया है। अब उसे वो किसी को उस कागज पर कुछ तो लिखना है। अब जब हम पाठ के अगले परिच्छेद को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब वो सोचती है कि मुझे जल्दी लिखना है क्योंकि देर हो जाएगी, और बाद में अभी जो मौका आया है मुझे, वो बाद में मुझे नहीं मिल पाएगा। और अभी क्या, माँ तो सो रही है, माँ की आंख बंद है। फिर माँ जग जाएगी तो मुझे दूसरा काम करने पड़ेगा। इस कारण वह कहती है कि अच्छा है कि अभी ये सही मौका है, और इसी कारण वह कुछ लिखने का प्रयास कर रही है। अब अगर कहती है कि अगर जो छोटकी है, सबसे छोटी बहन है उसकी, अगर वह भी अगर उठ जाएगी तो उसे संभालने का फिर काम उसका बढ़ जाएगा। क्या लिखूं, कैसे शुरू किया जाता है? अच्छा लिख देती हूँ। प्यारे प्रधान, यह प्यारे व्यारे क्या लिखना? वो कोई बच्चे थोड़ी है जो तब। अब देखिए वो सोच रही है, अब उसे किसी को तो पत्र लिखना है, या उस कागज लिफाफा और कागज का पता चल रहा है तो वो किसी को कुछ लिखना चाहती है। तो वो क्या लिखना चाहती होगी? पत्र। अब पत्र में उसको क्या लिखना है समझ में नहीं आया कि प्यारे लिखना है, प्रधान लिखना है। तो वो थोड़ा असमंजस में पड़ गई है। परम प में कौन सा ओ लगेगा, बड़ा या छोटा? माँ को जगा कर पूछूं, यह उसे भी आता होगा। अब उसके मन में प्रश्न आता है। अब देखिए उसे तो प्रधान लिखना है, लेकिन प्रधान में क्या लगता है? ओ लगता है क्या? कौन सा ओ लगता है, छोटा या बड़ा? अब वो सोचते कि माँ को उठाकर जगाकर पूछ लेती। फिर उसके मन में प्रश्न आएगा, माँ को पता होगा क्या? माँ, शायद उसकी माँ भी पढ़ी लिखी होगी या नहीं, पता नहीं ना, अभी इस कहानी में हमें पता नहीं।
इसलिए उसके मन में प्रश्न आ गया कि माँ को भी तो पता होगा या नहीं कि प में क्या लिखा जाता है, कौन सा ऊ लगाया जाता है। अब वो फिर वो जगी तो फिर उसके मन में प्रश्न आता है कि माँ को अगर मैं जगा दूंगी तो फिर मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगी। लेकिन गलत हुआ तो बात बिगड़ सकती है। जिस लड़की को सही लिखना तक नहीं आता है उसकी बात कौन सुनेगा। लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात। हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है। जो हो लिख देती हूँ सीधी सीधी। तो अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वो लड़की जो है ना किसी को पत्र लिखना चाहती है और उस पत्र के द्वारा वो अपनी मन की बात उनको बताना चाहती है। अब इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि देखो क्या कहा गया है कि हिज्जे में मतलब हिज्जे गलत हो तो क्या हो गया, स्पेलिंग गलत हो तो क्या हो गया, शब्द गलत हो गया तो क्या हो गया, लेकिन मन की बात तो पता चल जाएगी। अर्थात गुड्डी का कहने का अर्थ है कि वर्ण गलत होने से किसी भी भाव गलत नहीं होते हैं। यह बात भी सही है कि गुड्डी के साथ जो बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार किया जा रहा है इसलिए वह ऐसे सोच रही है। अब देखिए बंधुआ मजदूरी का क्या होता है यह हम आगे कहानी में पढ़ेंगे समझेंगे। अब देखिए वो पत्र लिखना चाहती है और वह वर्ण नहीं जान रही है, लेकिन वर्ण नहीं जान रही है, अक्षर नहीं जान रही है, फिर भी उसका दिमाग देखो कितनी चालाक है, वो होशियार है, चतुर है कि उसे किसी को पत्र लिखना है और उस पत्र के द्वारा अपने भावों को वो मन की बातों को वो व्यक्त करना चाहती है। जय माता रानी, जय गणेश जी और पड़ोस वाली हियातवाद के इन्हें याद करती है। हाँ यार अब्बा, मुझे आज ही चिट्ठी लिखवा दो भगवान, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई नहीं। उसके आंखें भर आई, लेकिन वो रोकर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैसे तैसे वो लिखने ही लगी। अब देखते उसने पत्र किसको लिखा है, क्यों लिखा है और उसके पत्र लिखने के पीछे का कारण क्या है, यह हम सब आगे हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी प्रणाम। मैंने सुना है बंधुआ मजदूरों को उनके मालिक से छुड़ाया जा रहा है, मुझे भी छुड़ा दीजिए ना, मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती। पापा कहते हैं बाद में देखा जाएगा, बाद में यानी कभी नहीं। 12 की तो हो गई, मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं, सब मुझसे छोटे हैं। बबलू तो मुझसे साल भर ही छोटा है, अपने झूठे बर्तन तक नहीं धोता। बबलू तो मुझसे छोटा है फिर भी अपने झूठे बर्तन नहीं धोता है। गुड्डू 9 साल का है, वह तो बबलू से भी ज्यादा कामचोर है। मुन्नू 7 साल का है, वह बेचारा अक्सर बीमार ही रहा करता है। रीता 5 साल की है, नीता 3 की और छोटकी साल भर की, वह भी भात खाने लगी है। अब देखिए यहाँ पर गुड्डी की जो पत्र लिखने का कारण हमें पता चल रहा है और वो किसको पत्र लिख रही है, तो प्रधानमंत्री को लिख रही है। क्यों लिख रही है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को अपने जीवन की व्यथा बताना चाहती है। वह क्या कह रही है कि मैंने सुना है कि बंधुआ मजदूरों को उनके मालिक से छुड़ाया जा रहा है, मुझे भी छुड़ा दीजिए। तो अब देखिए वह अपने आप को बंधुआ मजदूर मानती है। क्यों अपनी तुलना वह बंधुआ मजदूरों से क्यों कर रही है। अब देखो गुड्डी की मौलिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। अब उसके मौलिक अधिकार कौन से हैं कि प्रथम तो उसके लिए अच्छे खाने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा सबसे महत्वपूर्ण है उसके शिक्षा का अधिकार, यह उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन शायद घर में किसी कारणवश उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी है और घर के अतिरिक्त कामों में उसे लगवाया जा रहा है। अब देखिए ये जो परिच्छेद पढ़ा उसे हमें पता चल रहा है कि उसके घर में वह सबसे बड़ी है और उससे छोटे छोटे भाई बहन है और जिसकी जिम्मेदारी उन भाई बहनों की संभालने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है। और इसी कारण माँ और पिताजी ने शायद उसे पढ़ने के लिए आगे स्कूल में नहीं भेजा होगा, उसकी पढ़ाई रुकवा दी है और इसीलिए वह अपने आप को बंधुआ मजदूरों से अपनी तुलना करती है। अब देखिए जिस प्रकार से बंधुआ मजदूरों को पढ़ने का मौलिक अधिकार होता है, उसी प्रकार से गुड्डी को भी इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। एक काम के बाद दूसरे काम के बीच सुस्ताने का भी उसके पास मौका नहीं मिलता है और भले वो कितना ही काम करे उसे डांट भी मिलती है।
सुस्त कर उसको हीन बताया जाता है। प्राय बंधुरे मजदूरों के साथ लोग ऐसा ही करते हैं। तो इसी कारण वह शायद अपनी तुलना बंधुआ मजदूरों से करती है। अब वो प्रधानमंत्री से विनती कर रही है कि वो आकर उसे यहाँ से जो अतिरिक्त कार्य है उसे छुड़वा ले और उसे भी अन्य लोगों की तरह, अन्य बच्चों की तरह उसकी जो मौलिक अधिकार है, पढ़ने के जो अधिकार है, वह उसे प्राप्त करवा दे। अब देखिए उसे कौन कौन से अतिरिक्त काम करवाने पड़ रहे हैं, इसका वर्णन उसने अगले परिच्छेद में किया है। उसके पहले उसके कितने भाई हैं, उनके नाम और वो किस प्रकार से काम नहीं करते हैं, और माँ और पिताजी किस प्रकार से उनको काम न करने पर कुछ भी नहीं बोलते, इसका वर्णन किया है। मैं दिन भर घर के कामों में लगे रहती हूँ। पप्पा कहते हैं मैं माँ से भी अच्छी रोटियां बनाने लगी हूँ, लेकिन माँ की तरह सब्जी नहीं बना पाती जो रोज डांट सुनाती है। माँ कहती है मैं बनाना नहीं चाहती सो बिगाड़ देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता। सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। मुन्नू, रीता, मीता और अब छोटकी सबको मैं ही टांगती रही हूँ। सबके कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। एक काम से दूसरे काम के बीच मुझे सुस्ताने का भी समय नहीं मिलता। फिर भी सब कहते हैं कि गुड्डी धीमर है। अब देखिए इस पूरी कहानी में यहाँ पर हमें इस कहानी में जो लड़की है उसका नाम पता चल रहा है कि गुड्डी कैसी है। बहुत ही हम बोलते ना बहुत ही सुस्ताई हुई लड़की, हम जिसे कहते हैं कि हर काम में वो धीरे 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 करते रहती है। देखिए इतनी सी छोटी उम्र में घर के माँ और पिताजी उसे इस प्रकार के जो कार्य करवा रहे हैं, वह बहुत ही बुरी बात है कि अब उसके खेलने कूदने के, खाने पीने के उम्र है और तथा स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करने की उम्र है। इतनी कम उम्र में उसे क्या करवा रहे हैं, घर वाले उसके माता और पिताजी काम करवा रहे हैं। अब देखिए जो काम करना घर में ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में ऐसे बहुत सारे परिवार होते हैं कि अपने बच्चों से इस प्रकार से घर के काम करवाते हैं और उनकी पढ़ाई रोक देते हैं। तो क्यों होता होगा, क्या कारण ऐसे रहते होंगे? हम अधिकतर देखते हैं कि बहुत सारे परिवारों में छोटे उम्र के लड़कियों पर इस प्रकार की जिम्मेदारियां डाल दी जाती है, लाद दी जाती है। क्यों इस प्रकार की जिम्मेदारी, क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके पहले कारण हो सकता है माँ और पिताजी का अशिक्षित होना, कि उनको बेटियों के शिक्षा के प्रति या बेटों के मान सम्मान के प्रति वह निरक्षर होते हैं और इसी कारण वह बेटियों के आगे की पढ़ाई के बारे में सोच विमर्श नहीं कर सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। अब देखिए ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं इससे हमें पता चल रहा है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कम है, क्योंकि इस परिवार में भाई बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसी कारण उसके माता और पिताजी उसे बड़ी बहन को ना ही वो अच्छे से उसका ख्याल रख पा रहे, नहीं उसके मौलिक अधिकार उसे दे पा रहे, बल्कि घर की सारी जिम्मेदारी, कामकाज की जिम्मेदारी, भाई बहनों को संभालने की अतिरिक्त जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी है। तो यह जो छोटी लड़कियों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी डालने के जो कारण है, उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है कि भाई बहनों की संख्या ज्यादा होना और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होना। इसके अलावा सामाजिक रूढ़िवादिता की लड़कियां को शादी करके ससुराल में जाना है तो उनको क्यों ज्यादा पढ़ाई उसकी करे और उसको घर के सारे कामकाज आने चाहिए ताकि शादी करके उसे सब काम उसको आने चाहिए। और ये गलत मानसिकता के कारण ही आजकल हम देखते हैं कि बहुत से परिवार में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। तो बच्चों इस कहानी में हमें गुड्डी के द्वारा छोटी लड़कियों पर होने वाले अतिरिक्त जिम्मेदारियों का वर्णन पढ़ने के लिए मिला है। अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होने वाला है, लेकिन उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।